हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अच्छे होंगे आई आप सभी, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अपन आज की क्लास में देखने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 में अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह सकते हैं गणित के, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे आज। हाँ, 10 क्वेश्चंस के आसपास कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्लियर है। वेरी 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 मच, वेरी मच। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, आगे शुरू करते हैं। आते ही अपन सवाल नंबर 1 से। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यांक 2 है। अरे, एक बहुपद दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका एक शून्यांक दे रखा है 2। तो के का मान कितना होगा, के का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो के का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अरे, शून्यांक का अर्थ होता है कि इसके अंदर x का मान ऐसा मान रख लो कि ये पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो वही तो शून्यांक होता है। अगर मेरे को यहाँ पे दे रखा है शून्यांक कितना है, शून्यांक यानी x कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो x की जगह अगर मैं 2 का मान यहाँ पे रखता हूं, उसको रखने पे 0 आएगा, आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से अपन k का मान निकालेंगे। x की जगह 2 का मान रखा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0। अरे, 0 के बराबर आना चाहिए ये वाला बहुपद, यही तो अर्थ होता है इसका। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। और 6 और 4 कितने हो गए, 10। 10 प्लस के बराबर 0। और यहाँ पे के का मान कितना आएगा, -10। अरे, के का मान अगर मैं यहाँ -10 लेता हूं तो इसका एक शून्यांक क्या आएगा, के का मान अगर 10 लिया तो इसका एक शून्यांक आएगा 2। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है अपना, समीकरण निकाय x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 3 का कोई हल नहीं है तो के का मान होगा। क्या ज्ञात करना है अपने को, के का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, के का मान। अपने को दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं। रेखिक समीकरण क्या क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस के वाई, और बराबर से इधर ये 3 है तो -3 बराबर 0। दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं और इसमें कह रखा है कि इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक है, ये जानकारी अपने को दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इनके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है। एक बार तीनों के लिए बात कर देते हैं अपन। अगर किसी रेखिक समीकरण के जो युग्म है या समीकरण निकाय है, उनमें अगर केवल एक हल होता है तो क्या कंडीशन होगी, अनंत हल होंगे तो क्या कंडीशन होगी, और कोई हल नहीं है तो क्या कंडीशन होगी। देखो, अगर a1 बटे हुए a2 बराबर नहीं है b1 बटे हुए b2 के, तो केवल एक हल। और समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत। कैसे होंगे, संगत होंगे समीकरण युग्म। ठीक है। और अगर a1 बटे हुए a2 बराबर b1 बटे हुए b2, दोनों बराबर होते हैं, और तीसरा भी अगर बराबर हो जाता है c1 बटे हुए c2, तीसरा अचर राशि भी, तीसरी अचर राशि भी अगर बराबर हो जाती, तो कितने हल हो गए इसके, अनंत हल। और ये वाले रेखिक समीकरण भी कैसे होंगे, संगत। और अगर तीसरी कंडीशन देखी जाए तो a1 बटे हुए a2 बराबर है b1 बटे हुए b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इन रेखिक समीकरण निकाय में कोई हल नहीं होगा। और इनके रेखिक युग्म कैसे होंगे,
असंगत। कैसे होंगे? असंगत। अब यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या चीज है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये है, पहला रैखिक समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0। इसी प्रकार का होता है ना रैखिक समीकरण, जिसमें घात कितनी होती है? एक, और दो चर राशियां होती है। और दूसरा रैखिक समीकरण निकाय का मैंने मान लिया ये इसमें देखो A1 का मान कितना देर का है? A1 बराबर देखो कितना देर का है। एक बार के लिए कंडीशन, तीनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। आई बात समझ में सभी को? चलो ठीक है, इनमें से कुछ ही पूछ सकता है। अगर किसी रैखिक समीकरण का केवल एक हल हो तो ये वाली कंडीशन, अनंत हल हो तो ये वाली कंडीशन, और कोई हल नहीं है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, ये वाली शर्त लगेगी। आई बात समझ में? तो अपने काम की चीज रख लेते हैं, बाकी का इसको मिटा देते हैं। यहाँ से क्या बोला? कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं वाली कंडीशन रख लेते हैं, ये लो। अब यहाँ पे देखो A1 कितना है? A1 का मान A1 यानी x के आगे कितना? 1 है। और A2 कितना है? 2 है। B1 कितना है? 1 है। और B2 कितना है? K। ठीक है, और C1 कितना है? -4, ये देखो। और C2 कितना है? -3। तो अगर कोई हल नहीं है उसके लिए कंडीशन क्या होती है? ये शर्त होती है A1 बटे हुए A2 बराबर B1 बटे हुए B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे हुए C2 के। अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ, A1 की जगह मैंने मान रखा 1 A1 और A2 की जगह 2 बराबर है किसके? B1 बटे हुए B2 के, 1 बटे हुए K। तो यहाँ से देखो मेरा K का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? आसानी से निकल जाएगा। वज्र गुणन करवाओ। K को 1 से करवाया तो कितना? K। और 2 को 1 से कराया तो 2। K का मान कितना आया? 2। K का मान 2 आया। कोई हल नहीं के लिए ये कंडीशन लगानी है। आई बात समझ में? क्लियर सभी को? चलो ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? देखो सवाल नंबर 3 देर का है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना देर का है? A बराबर देर का है P, तथा सार्वंतर कितना देर का है? D बराबर कितना देर का है? Q। और उसका 10वां पद क्या होगा? अपने को क्या पूछा है? कोई समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद देर का है और सार्वंतर देर का है, और पूछा है 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद यानी n बराबर कितना देर का है? 10। और अपन जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? a 10, n की जगह 10 रखा है, a कितना है? p प्लस n-1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? q। तो a 10 यानी 10वां पद आएगा अपना p प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 को q से गुणा करवाए तो कितना आया? 9q। तो 10वां पद क्या होगा? 10वां पद p प्लस 9q होगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या दे रखा है अपने को? द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दे रखा है और उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो द्विघात समीकरण के होता क्या? पहले तो द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। का सामान्य रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो द्विघात ही नहीं रह जाएगा, फिर तो ये। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये तो होता है इसका सामान्य रूप। ये द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके शून्यांक ज्ञात करने। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अगर मैं इसमें से x कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? x माइनस 6 बराबर 0। आई बात समझ में? और यहाँ पे देखो दो संख्या गुणा हो रही है, एक तो x और x माइनस 6, दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है?
शून्य, दो संख्याओं को गुणा करने पे शून्य तभी आ सकता है जब दोनों में से एक संख्या क्या हो, शून्य। यदि मैं मानता हूं कि x बराबर शून्य हो, ये पहली संख्या शून्य हो, x बराबर शून्य हो, या फिर यदि x माइनस 6 बराबर शून्य हो। अगर x माइनस 6 शून्य के बराबर होता है तो x का मान कितना है यार, 6। या तो x का मान 6 होगा या फिर x का मान 0 होगा। इसका मतलब इसके शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक क्या होंगे, 0 और 6। क्या होंगे इसके शून्यांक, या तो x की जगह 0 रखो तब 0 के बराबर आएगा, या x की जगह 6 रखो तब जाके क्या आएगा, क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। सवाल नंबर 5 देखो, साथ ही साथ में किसी द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं, बताओ मुझे। अरे इसमें द्विघात है तो शून्यांक भी अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, दो शून्यांक हो सकते हैं किसी द्विघात समीकरण के या फिर द्विघात बहुपद के। समीकरण बोलेंगे तो मूल कितने होंगे, 2 होंगे, और अगर बहुपद कहेंगे तो शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। आई बात समझ में। चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, समीकरण दे रखा है अपने को, रेखिक समीकरण दे रखा है, दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं, के एक्स माइनस 2y, और अगर इसको इधर लाए तो ये माइनस का हो गया, बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। और कह रखा है इसके कितने हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यानी अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय का अर्थ, इसका अर्थ होता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उसका एक ही हल है। कितने हल है, एक ही हल है। अगर एक ही हल है तो के का मान कितना होना चाहिए, इसके लिए एक ही हल रखने के लिए। तो एक ही हल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 बटे हुए a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे हुए b2 के। आई बात समझ में। तो यहाँ पे a1 कितना है, a1 तो के दे रखा है, ये देखो a1, और a2 कितना दे रखा है, 3, और b1 कितना दे रखा है, -2, ये देखो, और b2 कितना है, प्लस का 1। तो रखो मान, a1 की जगह रखा मैंने k, और a2 की जगह रखा 3, और b1 की जगह रखा -2, और b2 की जगह रखा 1। वज्र गुणन कराओ तो के ची गुणा, तो k बराबर -6 नहीं होना चाहिए, k -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी ले लो तो कितने हल आएंगे, अद्वितीय हल आएंगे। तो k का मान कितना नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है। और अगर यहाँ पे मुझे पूछा होता कि अनंत हल है, अनंत हल है तो क्या होता, k का मान क्या होता, अनंत हल में क्या होता है, a1 बटे हुए a2 बराबर होता है b1 बटे हुए b2 के, बराबर होता है c1 बटे हुए c2 के। a1 का मान रखा k, और a2 का मान 3, बराबर b1 का मान रखा 2 और b2 का मान 1। यहाँ से k का मान कितना आता, k बराबर कितना होना चाहिए, -6 होना चाहिए। किसके लिए, अनंत हल के लिए। क्लियर है सभी को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 संबंधित है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु दे रखे अपने को कार्तिक तल के अंदर 2,3 और 5,6, इनके बीच की क्या बतानी है, दूरी। तो ये मान लीजिए 2,3 और ये है मेरा 5,6 ए, और इसको नाम दे देता हूँ बी। तो मुझे ये दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे देखिए a x1 का मान कितना है, पहले a बोला है तो a b की दूरी निकालनी है अपने को। a बोला तो x1, इसको मानो x1 का मान 2, और x2 का मान कितना 5, और y1 का मान कितना है 3, और y2 का मान कितना 6। तो रखो इस सूत्र के अंदर x2 यानी
5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? देखो 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस, और 6 में से 3 गए तो कितने बचे? 9। तो कितना आएगा? अंडर रूट 18। और अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 अंडर रूट 3। क्या आंसर होगा? 3 अंडर रूट 3 आंसर। कितनी दूरी होगी? 3 अंडर रूट 3 यूनिट, 3 अंडर रूट 3 इकाई इनके बीच की दूरी होगी। आई बात समझ में? चलो ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 8। अगला सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 है संबंधित अपने समांतर श्रेणी से संबंधित। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहली बात तो धन पूर्णांक क्या होता है, और धन पूर्णांक से भी पहली बात आती है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, जितने भी अंक है वो सारे अंक। इसका मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जितने भी संख्या है वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। लेकिन मेरे को तो इसने पूछा है धन पूर्णांक। मेरे को तो सिर्फ धन पूर्णांक लेने हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स लेने थे, 1 से लेके अनंत तक। अनंत तक भी नहीं कहा, इसने कहा n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो कितने का ज्ञात करना है? n तक का। जैसे कि मैंने मान लिया पहला धन पूर्णांक कितना? 1, दूसरा धन पूर्णांक कितना? 2, और तीसरा क्या हो जाएगा? 3, 4। ऐसे करते हुए मुझे n तक का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना धन पूर्णांकों का। आई बात समझ में? क्लियर है? यहाँ पे a बराबर कितना देर का है मुझे? 1, और d बराबर यानी इनके बीच का सार्वंतर कितना देर का है? 2 माइनस 1 बराबर 1। और टोटल n कितने पद दे रखे हैं मुझे? n पद दे रखे। कितने? n पद। अंतिम पद कितना है? l बराबर यानी लास्ट पद, अंतिम पद कितना है? n। और हम जानते हैं एस एन के लिए सम ज्ञात करना है, तो क्या सूत्र होता है इसके लिए? बताओ मुझे। n बटे हुए 2 a प्लस n होता है कि नहीं होता है? अरे मुझे n पूर्णांकों का क्या ज्ञात करना है? योग। तो ये लीजिए n बटे हुए 2, और पहला पद कितना है? 1, और अंतिम पद कितना है? n। क्लियर? तो यहां से अगर n को अंदर में गुणा करवाता हूं तो कितना आया? n प्लस n स्क्वायर बटे हुए 2। प्रथम n पदों का योग, धन पूर्णांकों का योग क्या होता है? n प्लस n स्क्वायर बटे हुए 2। ओके, बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या दे रखा है? देखो तो क्या, 1 बटा हुआ x प्लस 4 माइनस 1 बटा हुआ x माइनस 7 बराबर किसके? 11 बटे हुए 30 के। ठीक है? और जहां पे x किसके बराबर नहीं होना चाहिए? -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर -4 और 7 रख लो तो यार 0 0 हो जाएगा, तो ये तो अनंत हो गया, है ना? तो इनके क्या ज्ञात करने हैं? मुझे मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको द्विघात के रूप में परिवर्तित करो। अपन जानते हैं अपने द्विघात है तो द्विघात ही बनेगा इसका। तो बना के देखते हैं। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे? अरे भिन्न वाली जोड़ बाकी है तो एलसीएम लिया, तो क्या आया एलसीएम? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अगर मैं x प्लस 4 का इसमें भाग देता हूं तो क्या बचेगा? x माइनस 7। x माइनस 7 को 1 से गुणा कराया तो क्या है? x माइनस 7 ही आएगा। माइनस x माइनस 7 का इस संख्या में भाग दिया तो कितना आएगा? x प्लस 4। x प्लस 4 को 1 से गुणा कराया तो x प्लस 4 ही आएगा। 11 बटे हुए 30 बराबर में। क्लियर? अब यहां से देखिए अगर मैं कोष्टक खोलता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास? x माइनस 7, ये x किसका हो गया? माइनस का, और ये वाला माइनस 4 बटे हुए, अगर मैं इसको गुणा करवाता हूँ x से तो क्या हो गया? x से स्क्वायर। इस x को -7 से गुणा कराया तो -7x,
और 4 को x से कराया तो 4x, और प्लस के 4 को माइनस के 7 से कराया तो -28 बराबर 11/30। -x और +x तो कैंसल आउट हो गया, ये लो। -7 और प्लस के 4 कितने हो गए? -11। और यहाँ पे नीचे देखिए x², -7x और प्लस के 4x कितने हुए? -3x, -28 बराबर 11/30। ये 11 इस 11 से कट जाएगा, ये लो काट दिया, कितना बचा? 1, और यहाँ पे भी 1, और -1 इधर गुणा करवाया तो कितना आएगा? वज्र गुणन करवा लो यहाँ पे, ये माइनस का 30 हो जाएगा। x² -3x -28 बराबर -30। आई बात समझ में? अब यहाँ से क्या बनेगा? x² -3x, और अगर मैं इसको पक्षांतर करता हूँ तो ये किसका आ जाएगा? प्लस का। -28 और प्लस का 30 में कितना होता है? +2 बराबर 0। अरे ऐसी संख्या बतानी, गुणा करवाने पे तो कितना आना चाहिए? 2। गुणा करवाने पे कितना आना चाहिए? 2, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? -3। तो क्या -2 और -1 संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। -2 गुणा -1 कितना हुआ? +2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2 और -1 -3। क्या होंगे टुकड़े? -2 और -1 इसके टुकड़े किए, ये लीजिए x² -2x माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं थोड़ी सुविधा हो जाएगी, 1x 2x + 2 बराबर 0। अगर यहाँ से x कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? x कॉमन लिया तो x - 1, और यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचा? x - 2, x - 1 बराबर 0। अगर यहाँ से मैं x - 1 कॉमन लूँ तो क्या आएगा? x - 2 बराबर 0। या तो ये संख्या 0 है या फिर ये 0। अगर मैं ये संख्या 0 रखता हूँ तो क्या आएगा? x - 1 बराबर 0, यानी x का मान कितना? 1। या तो x का मान 1 है, या फिर x - 2 बराबर 0 रखूँ तो x का मान कितना आया? 2। तो इसके दोनों ही मूल आ गए, या तो x बराबर 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इसके मूल क्या होंगे? मूल 1 या फिर 2 होंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का वह मान जिसके लिए 2x, x + 10 तथा 3x + 2 एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद है। अरे कह रखा है कि x का ऐसा मान ज्ञात करो कि ये समांतर श्रेणी बन जाए। समांतर श्रेणी में क्या होता है? इनके सार्वंतर कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो सार्वंतर ज्ञात करें तो देखो, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो दूसरा पद तो ये, और पहला पद ये। अगर सार्वंतर ज्ञात करता हूं तो क्या आएगा? x + 10 - 2x, तो कितना आ रहा है? d बराबर यहाँ पे ये कितना बचा है? x + 10। यहाँ पे सार्वंतर कितना आया? 10। और अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो क्या होगा? दूसरा पद ये हो जाएगा और पहला पद ये आएगा। तो सार्वंतर तो हमेशा प्रत्येक पद के लिए बराबर होगा। तो क्या होगा? d बराबर, फिर से इसको समीकरण 1 नाम दे दो, 3x + 2 माइनस x + 10। और अगर ये माइनस अंदर इंटू होता है तो ये भी क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो देखो d बराबर कितना आया? 3x में से x गए तो कितने बचे? 2x, और -10 और 2 कितना हुआ? -8। ये भी d का मान और ये भी d का मान। अरे दोनों ही d के मान है, इसका मतलब d बराबर d तो d के बराबर होगा। तो बराबर करें इन दोनों को तो क्या होगा? x + 10 बराबर 2x - 8। अगर इस x को इस तरफ भेजते तो क्या हो जाएगा? माइनस का, और इस -8 को इधर भेजा तो प्लस का। 10 + 8 बराबर 2x - x। कितना बचेगा यहाँ पे? x।
18 बराबर x। तो x का मान कितना होगा? 18 होगा। x का मान कितना होगा यहाँ पे? जल्दी बताओ, x का मान कितना होगा? 18 होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार बाग का परिमाप दे रखा है 36 मीटर। एक आयताकार क्या है? बाग है अपना, ऐसा ये, इसके अंदर ये पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। इसका परिमाप कितना दे रखा है? 36 मीटर। क्या दे रखा है? परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? 36 मीटर। परिमाप का क्या होता है? चारों ओर का माप। तो आयत के चारों ओर का माप कितना होगा? कि चारों ओर का माप। तो मान लिया अगर लंबाई उस आयताकार की बाग की लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है? वही है। तो परिमाप कितना हो गया? एक x तो ये, एक x ये, और एक चौड़ाई ये, और एक चौड़ाई ये। तो एक x और एक x 2x, और एक y और एक y 2y। तो टोटल परिमाप कितना हो गया? 2x प्लस 2y बराबर 36। ठीक है। और यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचा? x प्लस वाई बराबर, ये 2 इधर भाग में चला जाएगा, 2 यहां से कॉमन आया तो इधर गुणा में, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा 36 बटे हुए 2 का मतलब 18। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया? एक तो 18। और आगे देखो, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब लंबाई है जो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई अपन ने मानी कितनी? x। ठीक है। चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो ये लो 4 अधिक। अगर मैं लिखता हूं कि 4 2 से 2 अधिक है, तो ऐसे ही तो लिखेंगे। अगर मैं लिखता हूं 6 2 से 4 अधिक है, तो ऐसे ही तो लिखेंगे। तो इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये लिख ली। बराबर कितनी? ये तो हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अगर मैं इन दोनों को विलोपन विधि से हल करूं तो हल कर सकते हैं। करो दके x प्लस वाई बराबर 18। अगर इन दोनों को जोड़ो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा? ये तो हो गया 2x, और y कट गया आपस में, और ये कितना हो गया? 18 और 4 22। यहाँ से x का मान कितना आ गया? देखो 2 इधर गुणा में, तो इधर जाके भाग में हो गया। x का मान कितना आया? 11। मतलब लंबाई तो कितनी है इसकी? 11 है। कितनी? 11 मीटर। लंबाई कितनी है? 11 मीटर। अगर x का मान अगर इस समीकरण में रख लूं तो कितना आएगा? समीकरण नंबर 1 में x का मान रखा तो देखो x की जगह रखा 11 प्लस y बराबर 18। क्या हो गया? y बराबर 18 माइनस 11। तो y का मान कितना आया? 7। देखो आई बात समझ में? y का मान कितना आ गया? 7। तो y किसको माना था? चौड़ाई। अब देखो इनका परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 11 और 7 कितनी हो गई? 18, और 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा प्रयास करेंगे आपके लिए कि आपके अर्धवार्षिक में पूरे में से पूरे मार्क्स आ सके। ओके, थैंक यू। अगर किसी को कोई सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है।